हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट, चाहे हमारी ओपिनियंस हैं, चाहे हमारे एडिटोरियल्स हैं, चाहे हमारे आर्टिकल्स हैं, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा सेशन है, ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो प्रायोरिटी पर चीज़ क्या होनी चाहिए, यहाँ पर नोट्स मेकिंग। आपने डेली बेसिस के ऊपर अपने हाथों से नोट्स बनाते जाना है, और वो कैसे बनाने हैं नोट्स, वो ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं। इसके अलावा डियर एस्पिरेंट्स, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मेरा एवेल्युएशन सेशन यहां पर चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस सेशन को ज्वाइन करने से पहले आप ना, मेरी ओरिएंटेशन क्लास है ऑफ ऐसे राइटिंग, वो आप लाजमी लेकर आए, ताकि आपको चीज़ें यहां पर क्लियर हों कि हम यहां पर आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहां पर दो चीज़ें हैं जिनका मैं आंसर देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि कुछ एस्पिरेंट्स का कहना यह है कि सर, ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, जबकि आप तो यहां पर ऐसे की बात कर रहे हैं, फुल फ्लैज ऐसे की बात करते हैं। देखें, इस चीज को मैं अभी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले, जब आप यहां पर इस एवेल्युएशन सेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपको सेपरेट क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, ना सेपरेट पे करने की जरूरत नहीं है। एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, इसी एवेल्युएशन सेशन के अंदर आपको ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी, डेली बेसिस के ऊपर आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, चाहे आपकी करेक्शन है, ट्रांसलेशन है, प्रेसी है, पैराग्राफिंग है, सारी चीजें। और साथ साथ जो है हम जो है वो कह लें कि ऐसे का स्ट्रक्चर भी वो कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपकी साथ साथ अंडरस्टैंडिंग यहां पर बिल्ड होती जाए। लेकिन जो आपके जो कह लें कि यहां पर जो आपका जो इशू है इंग्लिश लैंग्वेज का, फर्स्ट प्रायोरिटी पर वही रहेगा, लेकिन इंग्लिश ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको जो है साथ पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक और चीज भी है, आपकी जो एवेल्युएशन है वो यहां पर डेली बेसिस के ऊपर होगी एवेल्युएशन, ठीक है। अब यहां पर एवेल्युएशन ऐसे नहीं है कि आपको यहां पर जो है वो पेज के ऊपर जो है ना वो कह लेकर फीडबैक कर दे, फीडबैक लिखकर जो आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। फीडबैक आपको 1-on-1 ऑनलाइन आपके साथ जो है वो डिस्कशन होगी। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा कि कहां पर आप लैग कर रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं, रीडिंग की ज़रूरत कितनी है हमें, राइटिंग की कितनी ज़रूरत है, सारी चीज़ें A to Z चीज़ें मैं यहां पर क्लियर करता हूं एवेल्युएशन सेशन के अंदर। बेफिक्र रहें आप, सिर्फ आप काम करने वाले बने। लेकिन एवेल्युएशन आपकी डेली बेसिस के ऊपर होगी। जितना मैं काम बोलूँ, जितनी असाइनमेंट्स दूँ यहां पर, वो आपने यहां पर जो है वो कवर करनी है। अब यहां पर दूसरे लोगों की बात करते हैं जिनके इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी है, थोड़ा ऐसे का स्ट्रक्चर भी जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज यहां पर पॉलिश हो जाए और डेली बेसिस के ऊपर हम एक फुल फ्लज ऐसे लिखें। तो ये एक मेरा चैलेंज है कि क्या अगर आप डेली बेसिस के ऊपर फुल फ्लज ऐसे लिखते हैं तो उसकी एवेल्युएशन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर 1-on-1 जो है आपका लाइव ऑनलाइन आपके साथ मेरी जो है क्लास होगी, डिस्कशन होगी, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होगी। आपकी लैंग्वेज भी यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी पॉलिश होगी, आपका नॉलेज भी पॉलिश होगा। उसके बाद आपका इंग्लिश ऐसे के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। चाहे सेकंड अटैम्प्ट वाले हैं, चाहे हमारे थर्ड अटैम्प्ट वाले हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एवेल्युएशन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने जिस तरह किसी एस्पिरेंट्स की जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही डील किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम पैटर्न है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीजें थी जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी आप मेरी ओरिएंटेशन क्लास ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर काम करें, डेली बेसिस के ऊपर जान मारें, एफर्ट लगाएं, तो बेफिक्र रहें, हो जाएगा। सिर्फ मेहनत की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, पैशन की जरूरत है, अपना स्टडी स्टेमिना आपने जो है यहां पर बनाना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। बाकी तो आप एवेल्युएशन करवा ही रहेंगे डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें,
लेक्चर से पहले हम जो है डेली बेसिस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लाजमी डिस्कस करते हैं जो हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। चाहे हमारा सीएसएस के ऐसे का पेपर हो, चाहे हमारा पीएमएस के ऐसे का पेपर ही क्यों ना हो, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं हम लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट की। कुछ एस्पिरेंट्स का कहना है कि सर हम मेन एग्जाम के अंदर प्रॉब्लमेटिक ऐसे या आर्गुमेंटेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एनालिटिकल ऐसे, कॉज एंड इफेक्ट वाला ऐसे या प्रोज एंड कॉन्स वाला ऐसे जो है हम यहां पर डील करना चाहते हैं, हम लिटरेरी स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाते। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जिस दिन आपको ट्रिक आ गई ना लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को यहां पर डिकोड करने की, उस दिन आप प्रॉब्लमेटिक, आर्गुमेंटेटिव सब भूल जाएंगे। सेम टाइम तो ये होता है कि जो आपके फिलोसफिकल स्टेटमेंट है वो हमें ऐसे नजर आ रही है, तो जैसे आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखा जाएगा इसके ऊपर या प्रॉब्लमेटिक ऐसे लिखा जाएगा। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अब हर स्टेटमेंट ऐसे नहीं होती, ये स्टेटमेंट मैटर करती है। लेकिन अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडियाज को डेवलप करने के लिए डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस लाजमी करें लिटरेरी स्टेटमेंट की, फिलोसफिकल स्टेटमेंट की। इसके अंदर होता क्या कि आप अपने आप को मजबूर करते हैं सोचने के ऊपर कि मैं जाऊं और आइडियाज पिक करके लेकर आऊं। डिफरेंट एंगल से आप चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल्स इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, रेफरेंसेस आप ढूंढते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन के ऊपर ऑलरेडी लिमिटेशंस लगी हुई हैं। उन लिमिटेशंस को यहां पर आपने खत्म करना है, और यह एक वन ऑफ द कह लेके बेस्ट स्ट्रैटेजी है डेली बेसिस के ऊपर लिटरेरी स्टेटमेंट और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को डिकोड करना। आज हमारे पास है जो स्टेटमेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। बेसिकली जो है लिटरेचर के अंदर अगर देखा जाए 18th सेंचुरी के अंदर जो रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ वो इनकी बदौलत ही था, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनको पता है, लेकिन हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम इस स्टेटमेंट को यहां पर डिकोड करते हैं। देखें, अब इस स्टेटमेंट से आप अवेयर तो होंगे, इसके दो मीनिंग है, दो मीनिंग जो है आपने अंडरस्टैंड करना बहुत। सेकंड वाला जो मीनिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको समझ में आ गए तो समझो पूरी स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी। स्टेटमेंट क्या है आपके सामने, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। सबसे पहला मीनिंग अंडरस्टैंड करता है, देन मैं आपको सेकंड वाला मीनिंग जो है यहां पर समझाता हूं, ठीक है। फर्स्ट मीनिंग क्या है इसका, कि बचपन में इंसान जो कुछ सीखता है, जो कुछ उसको कह ले कि यहां पर लर्न करने का मौका मिलता है, या जो उसकी ट्रेनिंग होती है, या उसकी एजुकेशन है, या जो उसके एक्सपीरियंसेस है, उसका पूरी जिंदगी के ऊपर असरात जो है वो देखने को मिलते हैं या असर पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि बचपन में जो भी इंसान जो कुछ भी उसकी कह लेते तरबियत हुई है, जो तालीम है, या कह ले कि आप तजुर्बात हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं। एक चीज़ तो ये है। अब सेकंड वाला मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां पर मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, जो मेरी रिसर्च के मुताबिक। मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने और ने भी बात की होगी इसके ऊपर, लेकिन यहां पर जो मैं बात करता हूं वो ये है कि इंसान के अंदर हमेशा एक बच्चा रहता है, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, 70 ईयर एज क्यों ना हो जाए, चाहे 80 ईयर्स भी एज क्यों ना हो जाए, देन भी उसके अंदर एक बच्चा रहता है। और यहां पर जो बात की जा रही है ना कि यहां पर डिसरिस्पेक्ट नहीं की जा रही कि जो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बल्कि एथिकली बोला जा रहा है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं यहां पर परफेक्शन की, कि भाई आप परफेक्शन के पीछे मत भागें, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, एक बात आपने याद रखनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब बच्चे वाली बात करते हैं, बिल्कुल सादा से लफ्जों में आपको समझाता हूं। हर चीज को एक्सपीरियंस करने से पहले इंसान एक बच्चे की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेजुएट्स हैं, आपकी 20 to 25 ईयर एज है, ठीक है, आप निकले यहां पर सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने आए, तो आप खुद बताएं कि आप इनोसेंस है या नहीं है, क्योंकि आपको अभी सिविल सर्विस एग्जाम्स का नहीं पता। सुना हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। जो मैं बात करना चाहता हूं बेसिकली कि प्रिपरेशन किस तरह स्टार्ट करनी है, सब्जेक्ट्स को किस तरह कवर करना है, किस तरह सीएसएस को क्रैक करना है, राइट। तो अब यहां पर क्या है कि आप इनोसेंस, आपके अंदर एक इनोसेंस पाई जाती है, मासूमियत है। इसी तरह आप 70 ईयर एज वाला जो है कोई, अगर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है इंसान, या 80 ईयर्स अराउंड, अगर आप कह लें कि यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, घर में भी मिल जाएंगे आपको, बड़े हैं जो हमारे पेरेंट्स वगैरह।
अब यहां पर देखें कि अब उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता, तो अब उनके अंदर भी एक इनोसेंस पाई जाती है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, बच्चा वो आपका इनोसेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है मासूमियत पाई जाती है, क्योंकि वो किसी चीज को नहीं जानता, किसी चालाकबाजियों को नहीं जानता, किसी ड्रामेबाजियों को नहीं जानता, वो किसी को धोखा देना कैसे वो नहीं जानता, वो इनोसेंट है। इसी तरह जो 70 to 80 ईयर वाला जो आदमी है यहां पर, वो भी एक कह ले कि इनोसेंट ही है, क्योंकि हर वो चीज़ जो एक्सपीरियंस करने से पहले बंदा क्या होता है, यहां पर इनोसेंट होता है, उसके अंदर इनोसेंस पाई जाती है। तो आई होप आपने इस चीज़ को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। आज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर बात की जाए यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब भी जो है यहां पर हमें इन टॉपिक से इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर देखा जाए जो हमारे पास टॉपिक यहां पर रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर एस्पिरेंट्स, क्योंकि हम इसके ऊपर ऑलरेडी जो है डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ जो है इसके अंदर न्यू डेवलपमेंट्स है, या आप ये कह सकते हैं कि मुद्दा एक ही है, टॉपिक एक ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा एनालिसिस जो है वो डिफरेंट हमारा यहां पर रहेगा। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या रहेगा, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इन मिडल ईस्ट, यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, अनपैकिंग रीजनल डायनामिक्स। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, न्यू रीजनल ऑर्डर, और उसके अंदर हमारे जो अगर देखा जाए तो मेन जो फोकस एरिया क्या था, बेसिकली पाकिस्तान, टर्की, उसके बाद यहां पर कह लें कि सऊदी अरेबिया और ईरान। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके अंदर बेसिकली जो मिडिल ईस्ट के अंदर हमें जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब एक तरफ तो यहां पर हमें यूएसए के जो यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमें यहां पर चीजें देखने को मिल रही है, बेसिकली मैं बात करना चाह रहा हूं यहां पर पॉलिसी की, या यहां पर मैं बात करना चाहता हूं यहां पर ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स है उनकी, कि बार बार जो यहां पर कहा जाता है कभी तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो गए हैं, कभी बोला जाता है दोबारा अटैक किया जाएगा, इस तरह की स्टेटमेंट्स। अब यहां पर इसको बोला जाता है चिकन आउट, बार बार अपनी स्टेटमेंट से जो क्या हो जाना, यहां पर फिर जाना। अब दूसरी तरफ यहां पर इजराइल है, तो इजराइल के बेसिकली मिडल ईस्ट के अंदर इंटरेस्ट क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिडल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी से फियर है ना इजराइल को, तो वो था ईरान। तो इसीलिए अब जो है यहां पर कहा जा रहा है कि अभी जो है वॉर को नहीं रोकना है, बार बार अटैक्स की बात की जाती है, और यह कहा जाता है कि भाई जितनी देर तक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी, या यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी, या बैन नहीं लगेंगे, उतनी देर तक यहाँ पर क्या है, सीज फायर जो है वो नहीं हो सकती, या एग्रीमेंट आगे नहीं हो सकता। अब यहां पर जो है चीजों को अंडरस्टैंड करना है, यूएई वाला मैटर। अब यूएई ने एकदम से जो है ओपेक से एग्जिट, ठीक है, उसके बाद विथड्रॉ से। अब उसके पीछे वजह क्या है कि यूएई किसके क्लोज है, यूएसए के, और यूएसए जब क्लोज है यूएसए के, तो फिर किसके क्लोज हुआ यहां पर, इजराइल के। अब भाई ये सीधी सी ओपन बात है, 2020 के अंदर अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया, किसने करवाया यहां पर, यूएसए ने। ब्रोकर कौन था, यूएसए, बहरीन, यूएई और उसके बाद इजराइल के दरमियान में I2U2 मीटिंग आपको याद होगी, इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई 2021 के अंदर। उसके बाद सोमालीलैंड वाला केस। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो सारी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जस्ट मैं कनेक्टिविटी जो है यहां पर करना चाहता हूं, चीजों को कनेक्ट करना चाहता हूं ताकि आप इजीली जो है चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए कि जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो कैसे रहा बेसिकली यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेकंड हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, रीबिल्डिंग टैक्स मोरल, पाकिस्तान टैक्स चैलेंज, रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड कंप्लायंस। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम यहां पर बात करते हैं कि सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं या इश्यूज हैं वो ये हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज है भाई, उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होने चाहिए, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर टैक्स पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए, इस चीज की बात करते हैं ना। लेकिन सबसे बड़ा जो यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, जो इश्यू आ रहा है, जो चैलेंज है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। अब यहां पर गवर्नमेंट
जो क्या करती है यहां पर, अगर अब एक गवर्नमेंट का हम किसी एक को यहां पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, जनरल डिस्कशन है, ठीक है। अब पब्लिक बेसिकली क्या चाहती है कि जो हम यहां पर टैक्स देते हैं वो कहीं पर जो है इन्वेस्ट होता हुआ या कहीं पर लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम बात करते हैं यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देखने को नहीं मिलती। ऑलरेडी पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है यहां पर, तो यहां पर पब्लिक के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि आप टैक्स पे करें, आपका टैक्स का जो पैसा है वो जाया नहीं जाएगा। इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग जो है डिबेट रहने वाली है, मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं। थर्ड नंबर पर हमारे पास है ग्वादर राइजिंग। जिस तरह हमें मिडिल ईस्ट वाला जो मामला देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर हम पहले भी एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं ना ग्वादर के ऊपर, तो वहां पर आप ऐड करेंगे सेकंड टॉपिक का, अगर आप टैक्सेशन इन पाकिस्तान, अगर आप मेन हेडिंग देंगे और वहां पर ये सारा मटेरियल आप ऐड करेंगे सेकंड टॉपिक वाला, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड है ग्वादर की बात की जाए तो ग्वादर आपका इकोनॉमी के रिलेटेड रहेगा टॉपिक, ठीक है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। सीपैक की अगर हम बात करते हैं तो ग्वादर का रोल है यहां पर, तो ग्वादर को वहां पर भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर यह ग्वादर पोर्ट जो 1958 के अंदर, सितंबर 1958 के अंदर ओमान से बेसिकली ली गई, जब यहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नून, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त जो है बेसिकली लेगी। तो अब यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, ग्वादर पोर्ट आफ्टर 2000 के बाद जो हमें यहां पर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे थे, अब यहां पर ग्वादर पोर्ट्स को अपलिफ्ट करने का एक कह ले मौका है पाकिस्तान के पास, कि शिपिंग कंपनीज का जो रुख है वो आप रुख किसकी तरफ, यहां पर डायरेक्शन बेसिकली है ना, शिपिंग कंपनी की डायरेक्शन किसकी तरफ की जाए, ग्वादर पोर्ट की तरफ की जाए, ताकि यहां पर ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो है यहां पर जो यहां पर कह लेके इश्यूज है या चैलेंजेस है उनको खत्म करते हुए जो है वो कह लेके इंटरनेशनल लाइंस को यहां पर क्या देनी चाहिए, एक्सेस देनी चाहिए, ताकि ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो है कह लेके यहां पर इंटरनेशनल है या रीजनल लेवल जो शिपिंग कंपनी उनका ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है, और ग्वादर पोर्ट को अपलिफ्ट किया जा सके। अब ग्वादर के अगर देखा जाए तो काउंटरवेट में क्या यहां पर किसके ऊपर काम देखने को मिला था, चाबहार पोर्ट के ऊपर, और चाबहार पोर्ट के ऊपर कौन काम कर रहा था, यहां पर इंडिया कर रहा था, और 6 मंथ का यहां पर जो एग्जाम्पशन मिली, लेकिन यहां पर वॉर स्टार्ट होगी तो वो एग्जाम्पशन भी यहां पर खत्म, यूएसए की तरफ से बेसिकली मिली थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहां पर लास्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बिकम्स अ सोशल बॉम्ब एंड पाकिस्तान पॉपुलेशन आर लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब यहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात की जाती है, इसके अंदर स्टैट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो आप लाजमी नोट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या रहेगी यहां पर वुकैब, और वुकैब आपको पता है कि मैं हर लेक्चर के अंदर बताता हूं कि वुकैब की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, डेली बेसिस के ऊपर हम यहां पर वुकैब को कवर कर रहे हैं। आप अपनी एक नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हैं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। हम 10 वर्ड्स प्लस डिस्कस करते हैं, लेकिन 10 वर्ड्स के साथ आपके क्या होता है, 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स, ऑलमोस्ट हम यहां पर 50 प्लस वर्ड्स को डिस्कस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो ये आप अगर वर्ड्स यहां पर ऐड करते जाएंगे तो आपकी पूरी नोटबुक प्रिपेयर होती जाएगी। आप ये समझ लें कि एक मंथ की कितनी वुकैब बनेगी, यहां पर 1500 वर्ड आप जो है यहां पर नोट करने वाले हैं, तो इस तरह आपकी वुकैब भी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी जो एडवांटेजेस हैं वुकैब के वो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं। अब बात करते हैं यहां पर द यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट अनपैकिंग रीजनल डायनामिक्स जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इन मिडिल ईस्ट। सबसे पहले ट्रंप की स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर तो आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, हो सकता है कि ये कंपैरिजन आ जाए या पाकिस्तान के रिलेटेड आ जाए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान इन दोनों को रिलेट करके या आपस में मिलाकर वो क्वेश्चन बना सकता है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इरा जो फर्स्ट ट्रंप की जो यहां पर फर्स्ट जो ट्रंप की टर्म थी 2016 से ऑनवर्ड अगर देखा जाए, और अब जो सेकंड टर्म, तो हो सकता है इनका भी कंपैरिजन, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए ये चीज बेसिकली प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस और करंट सिचुएशन दोनों के, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए यहां पर ट्रंप्स कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स।
सबसे पहले तो यह देखें कि कभी यहां पर यूएसए की तरफ से या ट्रंप की तरफ से बोला जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिया गया है, तो अब हम जो है यहां पर वॉर को रोकने वाले हैं, सीज फायर करने वाले हैं, एग्रीमेंट करने वाले हैं। कभी बोला जाता है कि अगर ईरान यहां पर एग्रीमेंट नहीं करता तो हम दोबारा अटैक करेंगे। कभी बोलता है कि यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम यहां पर ब्लॉक ही रखेंगे। यहां पर टोल का मसला चल रहा है कि सारा टोल जो है कौन ले रहा है, यहां पर ईरान ले रहा है। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिली। तो यहां पर जो है ना चीज एक और चीज है कि चिकन आउट, बेसिकली बार बार अपने बयान से क्या होना, यहां पर फिर जाना। तो ट्रंप की जो है ना कंडीशन यही है कि कभी वो क्या कहते रहते हैं, कभी क्या कहते रहते हैं। तो एक जो होनी चाहिए ना बात के एक बार कर दिए कैसा करना है तो बस करेंगे, तो वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिलती। इसको बोले चिकन आउट्स, है ना, बार बार बातों से अपने फिरते जाना। उसके बाद है इजराइल परसिस्टेंट पुश की अगर बात की जाए तो अब सबसे अब पहले अगर देखा जाए ना तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं कि यहां पर के जो इंटरेस्ट किसके है, सबसे पहले यहां पर इजराइल के इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट के अंदर, यह कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए तो इजराइल को सबसे ज्यादा फियर रीजनल लेवल के ऊपर किससे है, बेसिकली ईरान से है। क्योंकि उसको क्यों है, क्योंकि उसको लगता है कि यहां पर ईरान जो है प्रॉक्सी ग्रुप्स को यहां पर क्या करता है, सपोर्ट करता है। आप वो प्रॉक्सी ग्रुप्स क्या है, आपके हिजबुल्लाह वाली की बात करता है, हमास की बात करता है, जहां पर बार बार बोला जाता है इनको डिसआर्म करना पड़ेगा, जहां पर लेबनान और यहां पर लेबनान और यहां पर इजराइल की वॉर चल रही है। अभी तो खैर सीज फायर चल रही है लेकिन वायलेशन अभी भी चल रही है। तो वहां पर हिजबुल्लाह है, तो हिजबुल्लाह को वो निकालना चाहता है और ये बोलता है कि ये तो ईरान इसको सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को। हमास पैलेस्टाइन के अंदर कौन बोलता है डिसआर्म करना है इसको, वो भी आपका सामने बोर्ड ऑफ पीस, इजराइल वहां पर भी है। अब यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली यह चीज है कि बेसिकली जो ग्रेटर इजराइल की बात की जाती है या जो इजराइल यहां पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात की जाए तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो यहां पर इजराइल को फियर है, डर है। अब इजराइल कहता है कि भाई अभी तक सुलह नहीं करनी, यूएसए को बोलता है कि भाई अभी तो कह ले कि जितनी देर तक यहां पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट की जो यूरेनियम इनरिचमेंट की जो बात की जा रही है या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को जो बढ़ा रहा है ईरान, तो उसको जो है यहां पर कम करना है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, उसके ऊपर बैन लगाना है या ऊपर उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं। तो सुलह अभी नहीं कर रही है। तो जब यहां पर जाती है कह ले के टेलीफोन जाता है यहां पर नेतन्याहू की तरफ से ट्रंप को, तो एकदम से ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ जाती है भाई दोबारा अटैक किया जाएगा अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो। ठीक है, तो ये चीजें आप ऐड कर लेंगे यहां पर। थर्ड नंबर पर हम बात कर लेते हैं यहां पर सऊदी अरेबिया। ये तो हो गया ना इजराइल के इंटरेस्ट, टेरिटोरियल एक्सपेंशन वगैरह ये सारी चीजें। अब ज्यादा मैं इसलिए इसको खींचना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मेरी बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है, अब तो बोरिंग होने लगी है इस टॉपिक को बार बार देखकर। सबसे पहले अगर देखा जाए ना यहाँ पर जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। देखें सबसे पहले तो आप ये देखें यहां पर कि यूएसए ने गारंटी ली, किसकी गारंटी ली, पर्शियन जितने भी कह लेके पर्शियन गल्फ की या गल्फ स्टेट्स के जितने भी यहां पर ली के भाई मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मिलिट्री बेसेस वगैरह बनाएंगे, लेकिन यहां पर प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिली। अब यहां पर जो है वो ईरान की तरफ से जो है रिटेलिएट भी किया गया यहां पर डिफेंसिव अटैक। ठीक है, तो यूएसए मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया गया, ये सारी चीजें। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज पता है यहां पर क्या है कि जब यहां पर यूएसए ने बोला सऊदी अरेबिया को कि भाई हमें यहां पर मिलिट्री बेसेस को यूज करने दो, किसके अगेंस्ट, बेसिकली ईरान के। तो यहां पर सऊदी अरेबिया ने क्या बोला कि हम जो है ईरान के अगेंस्ट अपनी मिलिट्री बेसेस को यूज करने नहीं देंगे। यहां पर बेसिकली बात की जाए टेरिटरी की कि हम अपनी टेरिटरी को यहां पर यूज जो है वो करने नहीं दे सकते, किसको, यूएसए को, किसके अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए फिर हमें यहां पर प्रोजेक्ट फ्रीडम यहां पर जो है वो स्टार्ट होता हुआ भी नजर आया कि बेसिकली यूएसए ने पूरी यहां पर गारंटी दी, पूरा श्योर करवाया कि भाई हम जो है यहां पर प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी यहां पर जहाज गुजरेंगे, जो भी यहां पर बेड़े गुजरेंगे उनको हम यहां पर प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, शिपिंग जितने भी है हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अब हुआ क्या कि यहां पर सऊदी अरेबिया को यह डर था कि अगर यहां पर यह चीजें देखने को मिली तो ये तो कशीदगी जो है कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा ईरान और यूएसए के दरमियान में, और लॉस किसका होगा, हमारा ज्यादा होगा। तो ये चीज भी देखने को मिली। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहां पर सऊदी अरेबिया ने बार बार यूएसए को यहां पर इन्फोर्स किया कि भाई जो यहां पर जो है वो कह ले कि इशू को एस्केलेट नहीं करना, बल्कि यहां पर क्या करना है, इसको डी एस्केलेट करना है।
ठीक है, टेबल टॉक्स करनी है। अब यहां पर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स हुई हैं, तो यहां पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट का रोल देखने को मिलेगा। उसके बाद चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर 5 पॉइंट्स बनाए, ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती है। गल्फ स्टेट्स डिवाइडेड की बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा यहां पर। अब बात करते हैं यूएई की। यूएई ने क्या किया, अभी यहां पर जो है एग्जिट मारा, किससे, ओपेक से। अब यह जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट के ऊपर। अब यहां पर क्या हुआ, ओपेक से एग्जिट मारने की वजह क्या कहेगी कि भाई हमें तो जहां पर जो कोटा मिलता है ऑयल निकालने का वो कम मिलता है, तो हम तो अपनी मर्जी से निकालना चाहते हैं, अपनी मर्जी से पॉलिसी बनाना चाहते हैं। अब जो ओपेक जो 1960s के बाद जो बनाई गई थी, जिसका पर्पस क्या था कि खुद ही यहां पर क्या करेंगे ये लोग, प्राइसेस डिसाइड करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो है वेस्टर्न डोमिनेंस देखने को मिली ऑयल के ऊपर। तो फिर इन्होंने यहां पर इसको बनाया, इसको एस्टैब्लिश किया। अब यहां पर यूएई ने कहा कि भाई कोटा सिस्टम है और मुझे तेल कम निकालने दिया जा रहा है, मैं ज्यादा निकालना चाहता हूं। लेकिन असल वजह पता क्या है, रीजन क्या है कि वो इजराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड भी साइन कर चुका है, I2U2 मीटिंग भी कर चुका है 2021 के अंदर, और सोमालीलैंड के अंदर इजराइल और यूएई के दोनों के इंटरेस्ट हैं, क्योंकि सोमालीलैंड को जिसको इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है ना, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है पोर्ट्स के ऊपर वो किसकी है, यूएई की है। उसके बाद यूएई और यहां पर सऊदी अरेबिया के दरमियान में यमन के अंदर हमें जो है वो कह ले कि कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, क्लैश देखने को मिला, जहां पर एसटीसी जो कहा जाता है कि यूएई बेसिकली इसको सपोर्ट करती है। तो यहां पर भी एक दूसरे के आमने सामने आते हुए नजर आए, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। तो अब ये बहुत सारी वजूहात है जिनकी बेस के ऊपर यूएई ने एकदम से अपना टर्न लिया, क्योंकि यूएसए के साथ ऑलरेडी उसके अच्छे रिलेशंस है ही हैं। उधर इजराइल के साथ भी जो है रिलेशन बिल्ड करवा दिए, किसने, यूएसए ने। अब्राहम अकॉर्ड कब यहां पर किया गया, 2020 के अंदर। ब्रोकर कौन था, ट्रंप था। बहरीन भी इसके अंदर है, तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं आप, ठीक है, यूएई के। तो अगर देखा जाए तो यहां पर यूएई, सऊदी अरेबिया, तो अब यहां पर हमें थोड़ी डिवीजन इनके दरमियान में देखने को मिलती है, ठीक है। यूएई वल्नरेबिलिटी एंड रीअलाइनमेंट की अगर बात की जाए तो अभी जो हम यहां पर बात कर चुके हैं, अभी प्रीवियसली क्या हुआ कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि यूएई की तरफ से भी अटैक किया गया ईरान के ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की हमें यहां पर चीजें देखने को, उधर से जो है कह ले कि यहां पर सीज फायर चल रही है। तो अब यहां पर कह ले कि पूरी गेम जो है वो पलट चुकी है। गल्फ स्टेट्स के अंदर अगर देखा जाए तो यूएई जो है वो कह ले कि स्टेप बैक कर चुका है। वो टोटली जो उसका रुझान जो इंक्लाइनेशन जो देखने को मिल रही किसकी तरफ है, इजराइल और यूएसए की तरफ से। जैसे हमने केस स्टडी अभी डिस्कस की है मैंने, ठीक है, वो सारी रीजंस आपको देखने को मिले। इजराइल स्ट्रेटेजिक गेन्स की अगर बात की जाए, अंडर द कॉन्फ्लिक्ट कवर इजराइल कंटिन्यूस ऑपरेशन इन लेबनान, एक्सपेंड्स बॉर्डर साइडलाइंस, गजा रिहेबिलिटेशन एंड ये वही सारी चीजें हैं कि बेसिकली गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है देखने को मिलता है इजराइल का। तो अब ये जियोपॉलिटिकल हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो यूएई की हम बात कर रहे थे, तो यूएई अब देखें एक ही टॉपिक के अंदर डिफरेंट यहां पर जो है वो चीजें हमने डिस्कस की। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप ऐसा करें, ये सारी इंफॉर्मेशन जहां पर जो कह लें कि यूएई ने एग्जिट मारा है ओपेक से, तो वो टॉपिक हमने कवर किया ना, अब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां तो ये पुट नहीं हो सकती ना। तो अब आप यहां पर खुद ही जो है यहां पर डिवाइड कर लिया करें कि इस टॉपिक के अंदर ये आपकी जो है इंफॉर्मेशन आएगी, ये मटेरियल आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है बेसिकली। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा पाकिस्तान टैक्स चैलेंज की बात करते हैं। देखिए हम यहां पर बात करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस की बात करते हैं, इश्यूज की बात करते हैं, लेकिन मेन चीज यहां पर मैंने बात की थी ट्रस्ट डेफिसिट। जहां पर अवाम पैसे दे रही है या टैक्स दे रही है, तो अवाम यह भी एक्सपेक्ट कर रही है कि टैक्स का पैसा कहां पर जा रहा है, कहीं पर इन्वेस्ट हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, एजुकेशन, सेहत, रोजगार के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहां पर जो है पब्लिक को इनसिक्योरिटी फील होती है, जहां से वो भागते हैं। और यहां पर हमें देखने को मिलता है साइकिल ऑफ अवॉइडेंस, कि जहां पर वो टैक्स देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता सारा पैसा कहां पर चले जाना है, करप्शन के अंदर पैसा चले जाना। ये एक माइंडसेट बन चुका है। तो सबसे पहले ट्रस्ट को यहां पर बिल्ड करना पड़ेगा।
गवर्नमेंट को चाहिए ट्रस्ट बिल्ड करे कि भाई आपने जो पैसे दिए वो यहां पर लग रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। तो यहां पर प्राउड फील हो पब्लिक को कि हम टैक्स दे रहे हैं और पैसा कहीं ना कहीं पर लग रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, बजाय इसके कि वो करप्शन में जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखें, पाकिस्तान फेसेस अ प्रोफाउंड टैक्स चैलेंज, ठीक है, रूटेड इन अ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन रिसोर्सेज। अब यहां पर यही बात है, रिसोर्स किसकी बात की जाए, रिसोर्स मैनेजमेंट रादर देन इन्फोर्समेंट। बात रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर की जा रही है। वही चीज है ना कि पैसा लगेगा नहीं तो फिर कैसे सिटीजन्स को यहां पर जो ट्रस्ट होगा। सिटीजन्स कंप्लाई विद द ट्रस्ट सिस्टम बट परसीव्ड अनफेयरनेस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनएडिक्वेट पब्लिक सर्विस, ठीक है। जो हमें ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो देखने को नहीं मिल रही, मैं बात कर रहा हूं जहां पर टैक्स का पैसा लगना चाहिए वो नहीं लग रहा, एरोड दिस ट्रस्ट। और ये चीज बेसिकली क्या करती है, यहां पर ट्रस्ट को जो है वो कह लें कि तोड़ देती है, इरोड कर देती है। जहां पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जहां पर टैक्स का पैसा लगना चाहिए, अगर वो नहीं लग रहा, इनएडिक्वेट है, नामुनासिब है, तो फिर तो यहां पर ट्रस्ट कहां पर बिल्ड होगा, ठीक है। तो साइकिल ऑफ अवॉइडेंस एंड हैवी हैंडेड इन्फोर्समेंट, तो साइकिल ऑफ हमें यहां पर अवॉइडेंस देखने को मिलता है, जहां पर जनता नहीं चाहती कि वो यहां पर टैक्स पे करे। तो सबसे बड़ा मसला क्या है यहां पर, पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को इत्मीनान में लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप टैक्स पे करें, आपका टैक्स का जो पैसा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, यहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। अब ये टॉपिक जो है टैक्सेशन इन पाकिस्तान, अगर आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर आप सारी इंफॉर्मेशन जो है ऐड करेंगे। टैक्स के ऊपर ऑलरेडी मेरे टॉपिक्स यहां पर डिलीवर हो चुके हैं, मैं डिटेल्ड डिस्कशन कर चुका हूं कि इसकी चैलेंजेस, इसको इश्यूज क्या फेस करना पड़ रहे हैं या चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिसी मेजर्स क्या हैं, सजेशंस क्या हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। और उनमें से एक पॉइंट है यहां पर ट्रस्ट डेफिसिट, और यहां पर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप देखें कि जो एक रिजिड सिस्टम है जो टैक्सेशन इन पाकिस्तान, देखें हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की यहां पर, लेकिन बिहेवियर और इंस्टीट्यूशंस का जो है यहां पर रोल, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। लेकिन वो यहां पर चीजें देखने को नहीं मिल रही, इसी तरह तो ट्रस्ट डेफिसिट है यहां पर। सबसे पहले तो जो रिजिड है या जो कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें नजर आती है टैक्स देने में, जो इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखा जाए इनफॉर्मल इकोनॉमी, आप देख सकते हैं जहां पर कैश एंड सारे जो हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। कैश एंड जो आप कह सकते हैं बिजनेस, आप देख सकते हैं रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है, रिटेलर्स है, दुकानदार है, ये सारी चीजें। अब यहां पर एक तो सबसे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, मेक टैक्सेशन सिंपलर, बिल्कुल सिंपलर होना चाहिए, कोई उसके अंदर जो है वो कह ले कि कॉम्प्लेक्सिटी या पेचीदा सिस्टम नहीं होना। सिंपलीफाई फाइलिंग विद फ्यूअर फॉर्म्स, मोबाइल फर्स्ट ऑप्शंस, एक्सेसिबल सपोर्ट टू इनकरेज रूटीन कंप्लायंस ओवर द अवॉइडेंस। बजाय इसके कि वो टैक्स से भागे, यहां पर दुकानदार है, बिजनेसमैन है, वॉटर कोई भी है, तो यहां पर वो भागने की बजाय क्या करे, बल्कि यहां पर प्राउड फील करे, यहां पर टैक्स दे, ताकि क्योंकि उसको पता है कि टैक्स का पैसा कहीं ना कहीं पर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है क्या है, मेक फेयरनेस विजिबल। एक तो यह मसला है कि जो यहां पर टैक्स पे करता है ना, उसके ऊपर और ज्यादा दबाव डाला जाता है। अब लास्ट टाइम यहां पर बात हो रही थी सुपर टैक्स की, और सुपर टैक्स के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं ना, उनका फायदा होगा, एक एक चीज यहां पर आपको मिलती जाएगी, आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, आपको कहीं पर भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा 30 मार खाना है ना, बैठा हुआ है कि पढ़ लो, और ये चीजें अगर आप डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं मेरे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आपका सारा टॉपिक कवर होने वाले। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ऐसे के रिलेटेड और आईआर के डिबेटेड टॉपिक्स आप मेरे जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, शो व्हाट टैक्स डिलीवर। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैंने बताया कि यहां पर टैक्स डिलीवर क्या कर रहे हैं आप, क्या कहीं पर ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या कहीं पर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है या नहीं। उसके बाद बात आती है रिफॉर्म्स की, बात आती है यहां पर गवर्नेंस हैंड इन हैंड की, यहां पर बात आती है अनलॉक टैक्स पोटेंशियल बाय इंप्रूविंग इंस्टीट्यूशनल फंक्शन एंड रिसोर्स यूज,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फंक्शन जो है इसका ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डिजिटलाइज्ड जो है सिस्टम को किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह क्या हो सकता है कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट होगी तो आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो भी यहाँ पर आपकी बढ़ती जाएगी। अब हम अपने जो टैक्स वाले लेक्चर के अंदर जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी कि सबसे पहले टैक्स जो दबाव डाला जा रहा है ना, अब ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया। टैक्स लेने के जो है वो कह लें कि यहां पर रिसोर्सेस बढ़ाएं, कि यहां पर अगर आज 6 यहां पर हमारे पास हैं, मतलब फील्ड्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं या आप कह लें कि कुछ भी है, जहां पर 6 एरियाज हैं जहां से जो है टैक्स आ रहा है, लेकिन इन एरियाज को बढ़ाना पड़ेगा। 10 एरियाज करें, 12 करें, 16 करें, ताकि टैक्स हर साइड से आए। जो कह लें कि 6 जगहों से टैक्स आ रहा है वो 10 या 12 जगहों से आएगा, तो इससे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, टैक्स कलेक्शन भी होती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट आपको समझाने की खातिर मैं बोल रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं गवादर पोर्ट की, स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव एम्ड्स रीजनल अनरेस्ट। सबसे पहले आप देखें, चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला 1958 के अंदर जो लिया गया ओमान से, और जो यहां पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ आफ्टर 2000, आप ये भी कह सकते हैं 2002 के अंदर, फिर हमें यहां पर सी पैक भी देखने को मिला, कनेक्टिविटी सारी देखने को मिली। इसके मुकाबले में काउंटरवेट में चाबहार पोर्ट को स्टार्ट किया गया इंडिया की तरफ से। अब ये चीजें इधर नहीं है, मैं जस्ट आपकी एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपको बता रहा हूं। अब क्यों यहां पर इंडिया ने किया कि भाई इसको जो है काउंटरवेट में सी पैक के और यहां पर गवादर के, अगर यहां पर चाबहार पोर्ट बन जाती तो यहां पर जो है इंडिया चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान यहां पर देखेगा सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी करेगा। ठीक है, अब यहां पर मिडल ईस्ट वाला मामला शुरू हो गया, तो यहां पर जो इंडिया को 6 मंथ की एग्जाम्पशन मिली यूएसए की तरफ से, वो तो यहां पर मलियामेट हो गई, खत्म होगी, क्योंकि वॉर लगी यहां पर। अब पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, और इसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले भी एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं गवादर को लेकर। तो अब यहां पर गवादर के पास कह ले कि एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी यह है पाकिस्तान के पास कि वो जो इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज है उनका रुख जो है गवादर की तरफ किया जाए, और यहां पर ट्रस्ट जो है बिल्ड किया जाए और सिक्योरिटी दी जाए। जो यहां पर चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज फेस किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं। जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप चीजें यहां पर समझ पाए। ठीक है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी की बात करें यहां पर, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी रेजेस अ क्वेश्चंस ओवर द सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेडिशनल रूट्स कंपेलिंग शिपिंग कंपनीज टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स। तो यहां पर मजबूर किया जाए भाई इंटरनेशनल कंपनीज को, भाई आप गवादर जो है यहां पर यूज करो। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर या पर्शियन गल्फ के अंदर या अरेबियन सी के अंदर तो क्योस एंड स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। अब गवादर है कि जो यहां पर कह ले कि अपना रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज भी है, यहां पर इंटरनेशनल जितने भी कंपनीज है, इंटरनेशनल लाइंस है, उनको जो है बेसिकली यहां बुलाया जाए। गवादर्स लोकेशन ऑफर्स अ प्रोमिसिंग अनकंजेस्टेड ऑप्शन। ठीक है, जहां पर आपको हजूम इतना देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो भी देख लेते हैं। इंसेंटिव्स फॉर अट्रैक्टिवनेस, सबसे पहले तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस्लामाबाद टैरिफ्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग लोअर ब्रेदरिंग फीस। उसके बाद यहां पर जो बर्थलैंड फीस, सॉरी जो बर्थलैंड फीस है उसको कम किया जाए। एक्सटेंडेड फ्री स्टोरेज की यहां पर कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, उसके अपॉर्चुनिटी दी जाए। आर डिजाइन टू इनहेंस ग्वादर्स कमर्शियल अपील, मूविंग बियॉन्ड द रेटोरिक टू इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस। ये पॉइंट लाजमी है और इंपॉर्टेंट है, ये आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज है कि बेसिकली अट्रैक्टिवनेस कैसे लेकर आई जा सकती है। सबसे पहले तो आपको फीसेस को कम करना पड़ेगा, स्टोरेज कैपेसिटी को यहां पर बढ़ाना पड़ेगा गवादर की। अब चैलेंजेस की बात करते हैं, अंडरलाइंग यहां पर हमारे पास जो चैलेंजेस हैं इसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास, डिस्पाइट न्यू अपॉर्चुनिटीज गवादर फेसेस अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल वीकनेस। ये स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, इसको भी दूर करना पड़ेगा।
इनएडिक्वेट कनेक्टिविटी, जो बिल्कुल गैर मुनासिब कनेक्टिविटी है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। वीक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, तो वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल वीक है। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। परसिस्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स हिंडर्स इट्स ग्रोथ। ये चैलेंजेस है जो बेसिकली गवादर को अपलिफ्ट नहीं होने दे रहे, तो ये आप ऐड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म वायबिलिटी की अगर बात की जाए तो गवादर फ्यूचर हिंज ऑन इट्स इंटीग्रेशन इनटू एफिशिएंट लॉजिस्टिक नेटवर्क्स विद रिलायबल रोड, रेल, वेयर हाउसेस, उसके बाद अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल सिस्टम, ये सारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकिंग पाकिस्तान टू वेस्टर्न चाइना, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका थ्रू डिप्लोमेसी एंड मैरीटाइम इकोनॉमिक्स, इसके जरिए इसको अपलिफ्ट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म वायबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है अगर ये काम किया जाए तो, ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो प्लानिंग मिनिस्टर है अहसन इकबाल साहब, ये बात करते हैं। अब हमारा पता है इशू क्या है, यहां पर दो चीजें हैं, जनरल आपको समझाने की खातिर बोल रहा हूं। हम यहां पर बात करते हैं ओवर पॉपुलेशन और इससे डर रहे हैं, यहां पर फियर क्रिएट किया जा रहा है। एक चीज को आप अंडरस्टैंड करेंगे, सर कैसे, अभी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ बात की जाती है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात की जाती है, जो ऐसे के अंदर भी टॉपिक आ चुका है आपका। उसके बाद बात की जाती है यहां पर क्लाइमेट चेंज की। अब हम इन दोनों को इश्यू समझते हैं, और जो यहां पर चाइना जैसे कंट्री इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या एडवांटेज ले रहे हैं भाई, वो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। उनको पता है कि फ्यूचर जो है वो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का ही है। तो वो फिर क्या है, उनका इलेक्ट्रिक बसेस, बैटरीज बनाई जा रही हैं, सोलर के ऊपर काम किया जा रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, वो तो चाहता है कि क्लाइमेट चेंज और मसला बढ़े, ताकि हमारी जो है यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन जो है जितनी भी हो रही है आगे जो है वो सेल भी होती रहे, मार्केटिंग भी होती रहे। जैसे सिंपल लफ्जों में आपको समझाना चाहता हूँ। अब पाकिस्तान के पॉपुलेशन की बात करते हैं, और पाकिस्तान यहाँ पर क्लाइमेट को क्या है, एक इशू समझ रहा है, चैलेंज समझ रहा है, बजाय इसके कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, इलेक्ट्रिक बसेस है या बैटरीज के ऊपर काम किया जाना चाहिए, सोलर एनर्जी के ऊपर काम किया जाना चाहिए, लेकिन वो चीजें देखने को नहीं मिल रही। ऐसे ही है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है पॉपुलेशन की। अब डेमोग्राफिक डिवाइडर्स, यह कह लें कि पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर यंग लोग ज्यादा पाए जाते हैं। अब डेमोग्राफिक डिवाइडर सिंपल से लफ्जों में समझाना चाहूं तो जहां पर खाने वालों की तादाद कमाने वालों से कम होती है, या आप ये कहें कि कमाने वालों की तादाद खाने वालों से जब ज्यादा हो जाए तो फिर आपका क्या रहेगा, यहां पर डेमोग्राफिक डिवाइडर्स जो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का फायदा कैसे उठाएं भाई, जितनी देर तक ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का फायदा नहीं होने वाला। और हम बात करते हैं यहां पर पॉपुलेशन हमारे लिए चैलेंज है जी, पॉपुलेशन की वजह से हम भूखे मर जाएंगे जी, पॉपुलेशन की वजह से ये हो गया। भाई रोजगार दो, यहां पर वो अजय बंगा बेचारा कहर कर गया, भाई 30 मिलियन जॉब क्रिएट करो भाईजान विद इन कह ले यहां पर 1 डेकेड, और यहां पर हाथ खड़े हो गए गवर्नमेंट के, हम कहां से देंगे जॉब। तो भाई जॉब नहीं दे रहे तो कम से कम आप ये करें कि इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करें, यहां पर जो है ना कह ले कि वो मौके यहां पर दें जहां पर जॉब क्रिएट हो सके। अब यहां पर एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं और प्राइसेस बढ़ाई जा रही है। अगर यही एनर्जी प्रोजेक्ट्स हमारे टापी वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होता, पीस पाइपलाइन ईरान के साथ हमारी कंप्लीट होती, तो आज हमें एनर्जी क्राइसिस का सामना इतना ना करना पड़ता। और आज अगर सोलर रेवोल्यूशन जो पाकिस्तान के ऊपर जो खुद लोग लेकर आए हैं, अगर गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है तो इसका फायदा ही फायदा है। गवर्नमेंट को ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही ना, सारी चीजें जो है एकदम से कवर हो रही हैं। तो यहां पर पॉपुलेशन की बात करते हैं, चैलेंज है, कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है। चैलेंज इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना नहीं आ रहा उसके ऊपर, कि उनको आगे कैसे अपलिफ्ट करना है, यूथ को यह नहीं पता चल रहा है ना। तो अब यहां पर जॉब, यहां पर ठीक है, गवर्नमेंट एक बात तो भाई क्लियर है कि गवर्नमेंट इतनी जॉब नहीं दे सकती, ये तो लॉजिकल आंसर है कि भाई नहीं दे सकती। अब 30 लाख है तो 30 लाख अगर जॉब ही दे दें तो बाकी फिर चलेगा कैसे सिस्टम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
जहां पर एक बंदे की जरूरत है 10 वहां पर बैठा देते हैं, तो वर्कफोर्स बढ़ जाएगी ना, अखराजात बढ़ जाएंगे। ये वही हाल है जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का है, उनका खसारा सारा भुगतना पड़ रहा है हमें। तो आई होप आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो अब यहां पर बात करते हैं, जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि भाई वांट्स अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इज बिकमिंग अ सोशल बॉम्ब। भाई सोशल बॉम्ब तो आप कह रहे हैं, पर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, इसका फायदा उठाएं। यंग लोग आपका ज्यादा है, लोग जापान यहां पर तरस रहा है यंग लोगों के लिए, और हमारा हाल है कि यहां पर यूथ है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम डर रहे हैं। पॉपुलेशन हमारे लिए मसला बन चुकी है, क्लाइमेट चेंज हमारे लिए मसला बन चुका है, लेकिन यह मसला नहीं है। इसके एडवांटेजेस अगर लिए जाए तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो यहां पर मसला कहां पर आ रहा है? पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। आप बजाय यहां पर यंग लोगों की तादाद घटाने के, आप यहां पर अपॉर्चुनिटी दें, उनको अपलिफ्ट करें, क्योंकि यूथ ही जो कह रहे हैं कि वो यूथ ही जो है वो क्या है, आपकी फ्यूचर ऑफ नेशन। तो ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। पॉपुलेशन हमारा मसला नहीं है। मैं अगर कहूं यहां पर कि पॉपुलेशन है, फूड कम हो जाएगा, भाई ऑल्टरनेटिव के ऊपर काम करो। पॉपुलेशन एक दो बच्चा काम करने से ऑल्टरनेटिव अगर काम नहीं करोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम नहीं करोगे, पॉपुलेशन काम कर लोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर अगर काम नहीं करते, तो देन भी तो आपको फूड शॉर्टेज देखने को मिलेगी ना, फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी या नहीं। हम मसला पता क्या है, हम ऑल्टरनेटिव जहां पर जनरेट नहीं करते ताकि वहां से जो है रेवेन्यू जनरेट हो। अब टैक्स वही पुराना सिस्टम चल रहा है, वही 4 या 5 6 जगहों से आ रहा है। आज आकर यहां पर क्या करेंगे, किसी भूसे से जो है वो उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। भाई इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट करो, यहां पर यूथ को किसी कहले के नुकरे लाओ, फिर कोई गल बनेगी ना। जब यूथ से काम ही नहीं ले रहे, यहां पर यूथ बढ़ती जा रही है, फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है यार, उसके बाद ई कॉमर्स है आपका, इसको अपलिफ्ट करें। ये गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है जो इसका जो कह ले कि यहां पर कोई रेवोल्यूशन है, ये तो खुद ही आवाम ने अपने अंदर इसको जो है डेवलप किया है। इसी तरह सोलर रेवोल्यूशन भी, तो यहां पर गवर्नमेंट को फायदा उठाते हुए इसको अपलिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जी, ये तो भाई यहां पर सोशल बॉम्ब जो कहा जा रहा है ना, मैं तो हैरान ही हूं कि यहां पर इस पॉलिसी के ऊपर आप चीजों को अंडरस्टैंड करें कि मैं जो चीज मैंने अभी जो कही है कि ये इश्यूज हैं। बात करते हैं डेमोग्राफिक डिपेंडेंस की। डेमोग्राफिक डिपेंडेंस से अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो भाई ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बात करते हैं। कभी बोलते हैं प्रोविंसेस बना दे ज्यादा से ज्यादा, कभी बोलते हैं जी क्या कर दे जी, कभी बोलते हैं नहीं बनाने चाहिए जी। क्या मजाक है यार। जो आपका थर्ड टायर है लोकल गवर्नमेंट, वो आपका रगड़े खा रहा है इधर, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। अगर उसको अपलिफ्ट कर दिया जाए तो एटलीस्ट यहां पर बैकवर्ड एरिया में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी ना, लेकिन कहां पे। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो फिर हमारी रोटी रोजी बंद हो जाएगी ना। मसला ये भी तो आता है ना यहां पर। अब ये आपको पता ही होगा कि कहां से स्टेटमेंट है ये। थ्रेटनिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय फोस्टरिंग अनस्किल्ड वर्कफोर्स एंड पुशिंग इट्स डेमोग्राफिक ट्रेंड्स टुवर्ड्स द वर्ल्ड लिस्ट। यहां पर डेवलप्ड नेशन रिवाइज्ड अगर देखा जाए, यहां पर 2023 जो हमें सेंसस हमें देखने को मिली, यहां पर डिजिटल सेंसस की बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप थोड़ा सा नेशनल एंड प्रोविंशियल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन 2023 से, यहां पर बेसिकली कॉन्फ्रेंस के अंदर एहसन इकबाल साहब ने जो है यहां पर स्पीच दी है। तो ये चीजें हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। ये अभी पंजाब के अंदर अभी 23 के मुताबिक ये कुछ डाटा है, आप यहां पर कवर कर सकते हैं। जो 2050 के अंदर 100 के कहले के 99 मीन्स यहां पर आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है कहले के 200 यहां पर मिलियन हमें आबादी देखने को मिल सकते हैं जस्ट पंजाब के अंदर। टोटल अगर बात की जाए तो यहां पर 390 जो है यहाँ पर मिलियन देखने को 390 मिलियन हमें देखने को मिलती है। अभी कितनी है 241, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन, उसके बाद यहाँ पर जो तादाद है बेसिकली एज लोगों की बात की जा रही है, जो यंग लोग हैं उनकी जो है यहाँ पर जो है तादाद कम होती नजर आएगी, ठीक है। तो ये डाटा है, आपने लाजमी जो है ये जो है वो नोट कर लेना है। अलार्मिंग प्रोजेक्शन की बात की जाए तो अभी यही बात है कि भाई जो बात की जा रही है कि 2023 से और जो 50 तक जो है इसकी आबादी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो है 290 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। 390 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। तो 390 मिलियन हो जाएगी तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा ना, अपॉर्चुनिटीज डेवलप करें। अनस्किल्ड वर्कफोर्स की बात करें, यह हैरानगी वाली बात है कि यह तो लोगों को खुद जो है यहाँ पर जो है ना ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग के ऊपर धक्के खा कर खुद डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कहां पर रोल आपको नजर आता है, ये तो बताएं ना आप।
सोलर रेवोल्यूशन की बात करते हैं, यहां पर सोलर के ऊपर उठाकर टैक्स लगा दिया जी, कहां हम चेक करें, और क्या बल्ले वाले भी है, टैक्स पॉलिसी बनाने वाला का माइंड सेट चेक करें। भाई आपको इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ होनी चाहिए, आप बजाय कि आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, है ना। टैक्स लेने के आप यहां पर कह ले के उसके एरियाज बढ़ाएं कि वहां से टैक्स जो है कलेक्ट किया जा सके, लेकिन हो क्या रहा है यहां पर, और ज्यादा टैक्स डाला जा रहा है। यह है जी पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी। एक्सपर्ट्स बैठे हुए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए फिर यही बात है ना, छोड़े खैर। अब यहां पर यह क्या क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात की जाए, अब डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की वहां पर एक्सपर्ट लिख लिख के मरते जा रहे हैं बेचारे, कहते जा रहे हैं कि भाई इसका फायदा उठा लो, इसका फायदा उठा लो, यंग लोग आपके पास बहुत है, इनको किसी ना किसी जो है राइट डायरेक्शन पे इनको इस्तेमाल कर लो, ये फ्यूचर ऑफ नेशन है, लेकिन नहीं माना जा रहा। अब यही चीज जापान के अंदर जाकर आप देखें, जापान के अंदर जो है ना एजेड लोग ज्यादा है, यंग लोग कम है, और पाकिस्तान के पास वो अपॉर्चुनिटी है, इससे फायदा। मसला क्या है यहां पर कि जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो नजर नहीं आती। रैपिडली ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ये आप नोट कर सकते हैं। बेसिकली 135 से 255 मिलियन तक जा सकती है, ये आप नोट करेंगे। पोटेंशियल डिवाइडेड बट ओनली विद द सब्सटेंशियल, अगर देखा जाए तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के ऊपर। एजिंग पॉपुलेशन शिफ्ट अगर देखा जाए 65 प्लस इज सेट टू ट्रिपल, यहां पर अगर देखा जाए तो 22 मिलियन तक पहुंच जाएगी 2050 के अंदर, ठीक है। तो अब उसके ऊपर फोकस क्या रहेगा, यहां पर एल्डर केयर, बूढ़ों की हिफाजत करेंगे, यहां पर उनकी देखभाल करनी है। फिजिकल इंसेंटिव्स फॉर प्रोविंसेस, अब बात कर लेते हैं यहां पर एनएफसी अवार्ड की। अब एनएफसी अवार्ड जो है आपका डिवाइड किसकी बेस के ऊपर होता है, एक तो आपका पॉपुलेशन की बेस के ऊपर रहेगा, दूसरा यहां पर मार्जिनलाइज्ड, यहां पर जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं ज्यादा होंगे, तो उसकी वजह से फिर आपको जो है वो ज्यादा यहां पर जो है हिस्सा मिलेगा एनएफसी के अंदर, ठीक है। और बाकी नेचुरल डिजास्टर इनको सब निकाल कर बाहर फेंक दिया है। हालांकि ये 11th यहाँ पर जो है इसकी कल के इसके अंदर जो है कुछ चेंजिंग करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई, वही सहमति चलता आ रहा है 2009 और 10 से। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, 5 ईयर के बाद आपने जो है यहाँ पर एनएफसी अवार्ड के अंदर चेंजिंग लेकर आनी है, आफ्टर 5 ईयर्स, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रही। अब यहाँ पर पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि भाई 82% जो है यहाँ पर पॉपुलेशन की बेस के ऊपर जाता है, ठीक है। तो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉपुलेशन बेस्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। खैर अब जो है यहाँ पर फिर और बहस जो है यहाँ पर और साइड में चली जाएगी, लेकिन ये है कि यहाँ पर एनएफसी अवार्ड का जो मसला है इसको हल करना चाहिए। ये हमारा अभी 11th होना चाहिए था, लेकिन अभी वो 7th ही चल रहा है। तो जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो अब इंसेंटिव्स है रिवार्डिंग प्रोविंसेस दैट सक्सेसफुली कंट्रोल ग्रोथ गिवन 82% एनएफसी अवार्ड जो दिया जा रहा है, ठीक है। अभी जो हम बात कर चुके हैं यहाँ पर, तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो सोशल बॉम्ब बोला जा रहा है ना, बोलना नहीं चाहिए। अगर इसको सही राइट डायरेक्शन में यूज किया जाए तो ये हमारी पावर बन सकते हैं, फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात कर लेते हैं वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर 50+ वर्ड्स डिस्कस करते हैं। देखें सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, एक नोटबुक उठाएं और नोटबुक के ऊपर आपने पूरी अपनी वोकैब को कंपाइल कर लेना है, वहां पर आपने जमा कर लेना। अगर पर मंथ भी आप 1500 वर्ड अगर आप ऐड करते जाएंगे तो इस तरह आप ये समझ लें कि आपके बहुत सारे वर्ड यहां पर जो है वो अनलिमिटेड वोकैब आपके पास हो जाएगी। कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर आपके कह लें कि वोकैब डिस्कस की जा रही है। आप जनवरी से स्टार्ट करें आपका लेक्चर, यहाँ पर आपको वोकैब ही देखने को मिलेगी लास्ट में। अनटीथर्ड का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, नॉट टाइड, रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल। बेसिकली ना तो किसी को कंट्रोल किया जा सकता है, ना किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, ना किसी को बांध कर बैठाया जा सकता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं आज़ाद को बोल सकते हैं बेकैद, ठीक है। तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, अनरिस्ट्रिक्टेड या फ्री को बोला जाता है आज़ाद को। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग, बाउंड या रेस्ट्रेंड आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, डिटेंशन। डिटेंशन तो ऑलरेडी हम पढ़ते ही रहते हैं, द एक्ट ऑफ बीइंग ऑफिशियली हेल्ड और कन्फाइंड। बेसिकली कस्टडी में ले लेने को बोला जाता है, कैद कर लेना, कस्टडी या कन्फाइनमेंट। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट, रिलीज कर देना या फ्रीडम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा एंस्यू। एंस्यू मीन्स क्या रहेगा, टू हैपन एज अ रिजल्ट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। नतीजतन बोला जाता है, बाद में पेश आने वाले जो रिजल्ट्स हैं या नताइज हैं, ठीक है। उसके बाद है फॉलो या रिजल्ट। उल्टा क्या बनेगा, प्रोसीड या अब बोलेंगे प्रिवेंट।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड मींस क्या है, डल ओवर यूज स्टेटमेंट लैकिंग ओरिजिनलिटी, ऐसी बात जो बिल्कुल घसी पिटी हो, जिसके अंदर कोई ओरिजिनलिटी नजर नहीं आती, उसको बोला जाता है। तो इसका क्या बनेगा यहाँ पर, जो बिल्कुल आम सी बात हो, ठीक है, क्लेशे या बेनालिटी आप बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, ओरिजिनलिटी या आप इनसाइट इसको बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है डिसइंचेंटेड का मतलब क्या रहेगा, डिसपॉइंटेड को बेसिकली बोला जाता है, मायूसी को, ठीक है, बिकॉज समथिंग इज नॉट अ गुड एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिसअल्यूजेंट बोल सकते हैं या डिसपॉइंटेड, मायूसी। उल्टा क्या बनेगा, होपफुल या इंचेंटेड आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, लक्रेटिव। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लक्रेटिव का मतलब होता है बेसिकली प्रॉफिटेबल, ठीक है, जहां मुनाफा होता है आपको, है ना, प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, सिमिलर मीनिंग इसका, प्रॉफिटेबल या रिवार्डिंग। उल्टा क्या बनेगा, अनप्रॉफिटेबल या वर्थलेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, रिलेंटेड का मीन्स क्या रहेगा, बिकॉज लेस स्ट्रिक्ट या स्वेरा बोल सकते हैं, जो है वो कह लेके नमी नरम पड़ जाने को बोला जाता है, चिल्टेड या सॉफ्टनिंग, ठीक है, नरम पड़ जाना। उल्टा क्या बनेगा, रेजिस्टेड या परसिस्टेड आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, सॉर्डेड। सॉर्डेड मीन्स क्या रहेगा हमारे पास, डर्टी, इमोरल या अनप्लेजेंट को बोले, ना खुशगवार को बोल सकते हैं, गंदे को बोल सकते हैं यहाँ पर। वाइल या फिल्दी आप बोलेंगे, ठीक है। ओपोजिट क्या बनेगा, नोबल या रिस्पेक्टेबल आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्मेयर। स्मेयर मीन्स क्या रहेगा, बेसिकली टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन फॉल्सली, ठीक है। तो क्या करना, बेसिकली किसी की जो रेपुटेशन को यहाँ पर क्या करना, बेसिकली जो खराब कर देना या डिफेम कर देना, विलीफाई कर देना, ठीक है। तो स्लैंडर आप इसको बोलेंगे और डिफेम। ऑपोजिट क्या बनेगा, तारीफ करना, प्रेस करना या ऑनर करना, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सेल्फ इमोलेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट करना है। द एक्ट ऑफ सेटिंग वन सेल्फ ऑन फायर, ठीक है, ऑफन एज ए प्रोटेस्ट वगैरह। तो खुद सोजी भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, बेसिकली सेल्फ जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, खुद की कुर्बानी, ठीक है, या मार्टायरडम आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद सेल्फ प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन, खुद को बचाना, ठीक है, या खुद को कुर्बान करना। ये तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।